नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये उत्तराखंड के इतिहास का 5वां अध्याय है जो कि चंद राजवंश से संबंधित है। तो चंद राजवंश को हम एक वीडियो की सीरीज में पढ़ रहे हैं और अब तक इसके कुल 8 भागों के अंतर्गत हमने कई राजाओं का अध्ययन कर लिया है। और आज हमारा जो वीडियो है ये 9वां हिस्सा है और इसमें हम आगे के राजाओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन अब इसको अध्ययन करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 1 या 2 वीडियो में हमने कितना पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, ताकि आज की वीडियो को हम ठीक से समझ सकें। तो देखिए, अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं और हम केवल 8वें और 7वें वीडियो के बारे में बात करें या केवल पीछे की जो है लास्ट जो वीडियो था उसी के बारे में बात कर लें, तो हमने 3 महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बात की थी। तो एक का नाम था दिलीप चंद, एक का नाम था विजय चंद और एक का नाम था त्रिमल चंद। तो अगर हम इसको भी दोहरा लें तो हमारा काम बेहतर ढंग से चल जाएगा। तो दिलीप चंद के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो ये राजा जब गद्दी पर बैठा तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, बस इसके संबंध में हमने कहानी सुनी थी कि पंतों और उपरेतियों के बीच में झगड़ा था और इस झगड़े में जो है राजा ने जो है हस्तक्षेप किया। और जब राजा ने हस्तक्षेप किया तो पंतों ने राजा को एक विलेन के रूप में दर्शाया, खलनायक के रूप में दर्शाया। तो इस प्रकार की हमने एक कहानी, रोचक कहानी इसके संबंध में पढ़ी थी और कोई खास उपलब्धि नहीं रही। उसके बाद विजय चंद के बारे में बात की थी और विजय चंद के बारे में हमने ये देखा था कि उस टाइम पे 3 अधिकारी सर्वे सर्वा हो गए थे राजपाट के। तो एक का नाम था विनायक भट्ट, एक का नाम था सुखराम और एक का नाम था जो है पीरू गोसाई। तो हमने ये देखा था कि इन लोगों ने जो है सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली थी और ये राज परिवार के लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया था ताकि कोई भी गद्दी का अन्य दावेदार ना उत्पन्न हो पाए। और अंततः इन लोगों ने क्या किया कि राजा की जो है विजय चंद की भी हत्या कर दी। उसके पश्चात मेहरा और फरत्याल गुट सजग हो गए और उन लोगों ने चंद परिवार के राजकुमारों को ढूंढना शुरू कर दिया जो अराजकता के काल में इधर उधर भाग गए थे। तो मेहराओं ने त्रिमल चंद को गढ़वाल से लाने का निर्णय लिया, तो फरत्यालों ने डोटी राज्य से नारायण चंद को लाने का निर्णय लिया और इस कार्य में जो मारा या मेहरा वर्ग है वो सफल हुआ और उसने त्रिमल चंद को गद्दी पर बैठा दिया। तो तीसरा जो राजा हमने पिछली बार पढ़ा था और उसका नाम था त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद के बारे में, इसके बारे में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। त्रिमल चंद की विशेषता ये रही कि इसने जो है जो षड्यंत्रकारी हैं उनको मृत्युदंड दिया और इसके बाद ये एक चंद मतलब अपने ही एक कज़न के बेटे को, जिसका नाम नीलू गोसाई था, उसके बेटे को बाज को या बाजा को उठाकर ले आए और जो धर्माकर तिवारी के महिला की जो उनकी पत्नी थी उनके द्वारा पाला जा रहा था, तो उसको ले आए, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और जैसे ही त्रिमल चंद की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात बाज या बाजा बाज चंद के नाम से या बाज बहादुर चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। तो आज हम बाज बहादुर चंद के बारे में बात करने वाले हैं जो कुमाऊं के चंद वंश के या उत्तराखंड के महानतम शासकों में से एक हैं। तो शुरू करते हैं बाज बहादुर चंद के संबंध में। बाज बहादुर चंद के बारे में बात करने से पहले हमें ये देखते हैं कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो देखिए, इसकी जानकारी के ढेर सारे स्रोत हैं और ये तमाम इलाकों से मिले हैं। पहले इसके शासनकाल के बारे में बात करते हैं। तो 1638 से 1678 ईस्वी के मध्य इसका काल है। तो अगर हम बात करें तो इसके जो ना अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और ये बालेश्वर से जागेश्वर से, बागेश्वर से, सोमेश्वर से पिनात से और भी अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है इसकी जानकारी के स्रोत जो हैं बहुत ढेर सारे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आगे कि इसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। तो देखिए, हुआ क्या था ना, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारे परीक्षाओं के लिए और हमारे गौरव के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इस राजा के बारे में तो देखिए, ये है उत्तराखंड और इसका जो ये वाला जो इलाका है ये तराई वाला इलाका है।
तो हुआ ये था कि लक्ष्मीचंद के समय से, हमें याद है ना लक्ष्मीचंद राजा, तो लक्ष्मीचंद के समय से चंद अपने इन मैदानी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे पाए थे, और जब ठीक से ध्यान नहीं दे पाए थे तो उस समय जो निकटवर्ती राजा लोग थे तो उन्हें चंदों की कमजोरियां पता चलने लगी थी। लेकिन हमें यह भी पता है कि रुद्रचंद के टाइम पर इस इलाके पर चंदों ने अधिकार कर लिया था, और जब चंदों ने अधिकार कर लिया था ना, तो यहाँ से 9 लाख रुपए की आय होना शुरू हो गई थी, और जो कि एक बहुत बड़े जो है रकम थी, और ये चंदों के पास जा रही थी। तो इससे क्या हो गया कि जो अगल बगल के जो सूबेदार थे तो वो इस इलाके को ललचाई हुई दृष्टि से देखते थे। तो ये जो कटेहर है ना, कटेहर, तो कटेहर के जो हिंदू मुखिया थे, हिंदू मुखिया, तो इन लोगों ने क्या किया कि तराई के बड़े इलाके पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और इससे क्या है कि ये जो चंद हैं इनके राजस्व की हानि होने लगी, और बाज बहादुर चंद अपने इस गौरवमय इलाके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो उसने सबसे पहले ये दिल्ली जो है ये मुगल दरबार में जा पहुंचा, मुगल दरबार में जा पहुंचा। और इसके समकालीन जो शासक था ना, समकालीन शासक, अगर आप इसकी अवधि को देखें तो ये शाहजहां की अवधि है, शाहजहां की अवधि है। तो ये शाहजहां से मिला और इसने ये बताया कि जो तराई वाला इलाका है तो इनका पुश्तैनी इलाका है, इसलिए इनको सौंप दिया जाए। तो शाहजहां ने कहा कि ठीक है, आपकी मांग हम मान लेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये काम करना पड़ेगा कि ये जो गढ़वाल है, गढ़वाल का शासक ना, गढ़वाल का शासक, तो ये जो गढ़वाल का जो शासक है तो ये हमारा जो है अपमान कर रहा है, इसलिए हम अपनी एक सेना भेज रहे हैं और उस सेना का तुम भी साथ दो, और अगर तुम्हारी सेवा अच्छी रही तो हम आपको क्या है ये इलाका दे देंगे। तो ये जो बाज चंद है वो सहमत हो गया, और इसने मुसलमान जो या मुगल सेनापति है उसके साथ साथ अपनी सेना भी भेज दी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इन कुमैयों ने वहाँ पर बहादुरी से लड़े, यानी ये बहादुरी से लड़े, और इसकी इस सेवा से शाहजहां बहुत खुश हुआ। और जब शाहजहां बहुत खुश हुआ तो शाहजहां ने इस बाज चंद को बहादुर की उपाधि दी, बहादुर की उपाधि दी, और इसका नाम हो गया बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद, ये इसका नाम पड़ गया। इसके अलावा इसे खिल्लत प्रदान की। इसके अलावा कुछ तो ये भी कहते हैं इसे महाराज की उपाधि भी दी गई, महाराज की उपाधि भी दी, ठीक है। और इसके अलावा तराई का जमींदार कहा गया, इसको तराई का जमींदार कहा गया। तो इस प्रकार से तमाम जो है उपलब्धियां इसको प्राप्त हुई, और जिस काम के लिए गया था ये काम हो गया। अच्छा, फिर इसके अलावा हुआ ये कि एक मुस्लिम सूबेदार में भेज दिया गया, मुस्लिम सूबेदार, ताकि ये जो तराई का इलाका है, तराई, ये इलाके को खाली करा के इस बाज बहादुर चंद को सौंप दिया जाए। और इस प्रकार से तराई वाला जो इलाका है ये बाज बहादुर चंद के पास आ गया। तो इस बिना देरी करते हुए इस बाज बहादुर चंद ने जो है तराई का प्रबंधन किया, तराई का प्रबंधन किया, और यहाँ पर ना कई अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा इसने अपने नाम से
बाजपुर एक शहर भी बसाया जो आज भी है बाज बहादुर चंद के नाम से। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि पिछली बार कि रुद्रचंद ने भी एक शहर बसाया था तराई में जिसका नाम था रुद्रपुर। तो इसने अपने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए थे कि बरसात एवं सर्दी के मौसम में जो है इन लोगों को इस इलाके को कतई नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये तराई का प्रबंधन करके ये जो है इस प्रकार से तराई का इलाका इसके पास आ गया। अब हम जो बाज बहादुर चंद है उसके जीवन की अगली महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें भारतीय इतिहास को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ताकि हमारी कहानी सरल हो जाए। तो देखिए, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस कहानी को तो ठीक से जानते हैं, लेकिन हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि सभी लोग जो विद्यार्थी नहीं भी इतिहास के वो भी इसको ठीक से समझ लें। तो देखिए, हुआ ये था कि ये भारत का मानचित्र मान लेते हैं। ठीक है, मानचित्र अच्छा नहीं बना है, हालांकि मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। तो देखिए, हुआ ये था कि जो राजा शाहजहां है, शाहजहां, तो इसका एक बेटा था जिसका नाम था दारा शिको, और इस शाहजहां ने इसे अपना अगला राजा यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन इसका एक अन्य बेटा भी है जिसका नाम है औरंगजेब। इस नाम से हम सभी लोग परिचित होंगे। तो औरंगजेब ने शाहजहां की इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया और इसने दारा शिको और इसके अलावा अपने 2 भाइयों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। और उसके पश्चात इसने दारा शिको का एक बेटा है जिसका नाम है सुलेमान शिको। तो ये जो सुलेमान शिको, तो अब ये औरंगजेब इसको भी मार देना चाहता है ताकि इसके रास्ते का कोई भी कांटा ना रहे। तो ये जो सुलेमान शिको है, तो ये जान बचाकर जो है ये कुमाऊं की पहाड़ियों में आ गया। और कुमाऊं की पहाड़ी में आ गया तो इस समय जो राजा है वो हमारा राजा बाज बहादुर चंद है। तो सुलेमान शिको ने जो है बाज बहादुर चंद से शरण मांगी। तो बाज बहादुर चंद ने इसकी खूब आतिथ्य जो है इसका स्वीकार किया, मतलब इसकी खूब खातिरदारी की और इसको जो है काफ़ी सम्मान दिया। लेकिन जब पता चला कि ये जो एक भगोड़ा राजकुमार है और इसको निमंत्रण देना यानी इसको रखना सीधे सीधे औरंगजेब को चुनौती देना है, तो इसने कुछ गिफ्ट देने के बाद इस बाज बहादुर चंद को गढ़वाल भेज दिया। गढ़वाल भेज दिया। क्यों गढ़वाल भेज दिया? वो इसलिए क्योंकि मुगलों की और गढ़वाल के पवार राज्य की आप एक दूसरे से नोकझोंक थी। तो इस प्रकार से इसने सुलेमान शिको से कहा कि आपको वहां सरलता से शरण मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको शरण देने में सक्षम नहीं हूं। तो इस प्रकार से एक भयानक खतरे को इसने टाल दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण ना देकर जो चंगेज खां है उसके आक्रमण को टाल दिया था। चलिए, तो इस प्रकार से इसके काल में यानी बाज बहादुर चंद के काल में सुलेमान शिको उत्तराखंड आया था। अच्छा, तो औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो औरंगजेब बहुत ज़्यादा नाराज हुआ, और जब औरंगजेब नाराज हुआ तो उसने इस राजा यानी बाज बहादुर चंद के विरुद्ध एक सेना भेज दी। लेकिन घबराया हुआ बाज बहादुर चंद जो है अपने निष्पक्षता या उसने कोई ऐसी भूल नहीं की थी इस बात को सिद्ध करने के लिए उतावला था, और इसने अपने बेटे जिसका नाम है पर्वत सिंह गोसाई राजकुमारों को कहते थे, और राजगुरु विश्वरूप पांडे को औरंगजेब के दरबार में भेजा और कुल मिला के सारा किस्सा कह सुनाया। तो औरंगजेब इसकी इस कार्य से खुश हुआ और औरंगजेब ने भी इसे खिल्लत प्रदान की और तराई का
फिर से बहाल कर दिया, तराई का फरमान फिर से बहाल कर दिया। इस प्रकार से सुलेमान सिको के रूप में इसने अपने संकट को टाल दिया। देखिए, जब बाज बहादुर चंद तो ये क्या है, अब तराई में अपना प्रबंधन करके आ गया है और अब ये काफ़ी लंबे समय से मुसलमान अधिकारियों के साथ रहा और इसने मुगलों की शासन व्यवस्था को देखा और उसी के अनुसार अपने राजपाट को भी सजाने का प्रयास किया। तो इसने मुगल शासन व्यवस्था के आधार पर अपने दरबार का पुनर्गठन किया। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे किसी भी बड़े एग्जाम के लिए। तो इसने मुगल शासन व्यवस्था के आधार पे अपने दरबार का पुनर्गठन किया। अच्छा, इसके अलावा और भी इसने क्या काम किए, इसने क्या किया, ठीक है, ये कुछ मुस्लिम सेवकों को भी अपने साथ लाया और उन्हें अलग अलग कामों में लगाया। जैसे कुछ लोगों को इसने बर्छाधारी बनाया, जिसे चौबदार कहते थे, बर्छाधारी। इसी प्रकार से इसने क्या किया, कुछ अन्य लोगों को इसने बहरूपिया एवं अभिनेता के रूप में नियुक्त किया। इसी प्रकार से इसने हैड़ी जाति के जो लोग थे, हैड़ी जाति के जो हिंदू थे, उन्हें इसने तराई में चौकीदार नियुक्त किया। इसके अलावा इसने, आपको याद है, शक्ति गोसाई जो कि लक्ष्मीचंद का भाई था और राजस्व का एक प्रकांड विद्वान था, तो उसके राजस्व सुधारों का इसने अनुसरण किया और इसने कई नए पदों की जो है रचना की। तो जैसे ये सारे पद आप याद रखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पनेरू, जैसे फुलारा, जैसे हरबोला, जैसे मठपाल आदि। तो पनेरू कौन है, जो पानी की व्यवस्था करने वाले, या पानी के व्यवस्थापक भी लिख सकते हैं, व्यवस्था करने वाले, ठीक है। फुलारा कौन थे, जो फल फूल की व्यवस्था करें, फल फूल की व्यवस्था करने वाले। इसी प्रकार से हर हर महादेव की आवाज लगाकर राज परिवार के लोगों को जगाने वाले। मठपाल कौन, मठ यानी कि मंदिरों के व्यवस्थापक मठपाल कहलाए, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम इन अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई और शक्ति गोसाई के सुधारों का अनुसरण करते हुए इसने सभी पर, सारे गांव पर कॉमन टैक्स नहीं लगाया, बल्कि क्या कर दिया, किसी एक अधिकारी की तनख्वाह यानी एक वर्ग की तनख्वाह के लिए एक गांव और दूसरे वर्ग की तनख्वाह के लिए दूसरे गांव को अपॉइंट किया, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बात करें तो जो गांव जनाना खाना यानी जहां महिलाएं रहती हैं, जनाना खाना के लिए निर्धारित किए गए थे, उन्हें पाल नाम दिया गया, पाल। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और ये हमें बहुत अच्छे ढंग से कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम सारे के सारे काम किए। इसके अलावा एटकिंसन लिखते हैं कि इसने ना व्यक्ति कर
आप इसे जजिया भी कह सकते हैं, जजिया, जजिया कर भी लगाया। और ये जो जजिया कर है तो इससे प्राप्त जो आय है प्रतिवर्ष राजा जो है दिल्ली में भेजकर अपने आप को राजा का यानी मुगलों का भक्त बनाने का प्रयास करता रहा। हालांकि बी डी पांडे कहते हैं कि कोई और इतिहासकार ने इस जजिया का वर्णन नहीं किया है, या ये शायद जजिया लग ही नहीं पाया था। खैर, लेकिन जो भी हुआ हो, लेकिन बाज बहादुर चंद वो राजा था जिसने प्रॉपर वे में यानी कि ठीक ढंग से जो है मुगल शासन व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर जो है अपनी शासन व्यवस्था को पुनर्गठित किया। अब हम बात करते हैं बाज बहादुर चंद के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में। तो देखिए, हुआ ये है ना कि हमें ये पता है कि ये जो बाज बहादुर चंद है, या ये कहें कि ये गढ़वाल है और ये कुमाऊं है, तो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में प्रतिद्वंदिता और कलह हमेशा से बनी रही। तो बाज बहादुर चंद के समय भी ये संघर्ष जारी रहा। तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया, तो इस शासक ने बधान, गढ़ी और लोहाबा या लोहाबगढ़ की ओर से गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल की सेना को पराजित कर दिया। ठीक है। इसके अलावा एक जगह है, याद रखने की चीज है, तो जिसका नाम है जूनियागढ़ या जूनियागढ़ी। आप इसको कहीं कहीं पे जूनागढ़ भी पढ़ेंगे, जूनागढ़। तो वहां से ये मां नंदा की प्रतिमा को भी ले आया अपनी विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो मां नंदा की प्रतिमा को भी ले आया, और ये जो प्रतिमा है मां नंदा की प्रतिमा को ले आया। तो इसने, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था मल्ला महल। तो आपको मल्ला महल याद होगा, किसने बनाया है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में उसको पढ़ लिया है। तो मल्ला महल में एक मंदिर है जिसका नाम है रामशिला मंदिर। इसको हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ेंगे। तो रामशिला मंदिर में मां नंदा की प्रतिमा को इसने स्थापित किया। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को। हम सभी को जनरली पता होता है कि पहले चंदों के बाद हमारे यहाँ पे गोरखे आए, और गोरखों को हराने के बाद अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों ने ना मल्ला महल को अपनी कचहरी बना दिया, कचहरी बनाया था। तो जब कचहरी बनाया था तो मंदिर में लोग भक्त जो है पूजा पाठ करने आते थे, और जब पूजा पाठ करने आते थे तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंदिर के क्रियाकलापों से कहीं आग वाग लग गई तो सारे सरकारी दस्तावेज जल जाएंगे। तो कर्नल ट्रेल ने इस प्रतिमा को उस स्थान पर स्थापित कर दिया जिसे आज नंदा मंदिर कहते हैं। तो अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है, आज भी है, और आप इस स्क्रीन में आप नंदा मंदिर को देख सकते हैं। चलिए, तो जो ये पीले रंग का आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, यही नंदा मंदिर है। तो इस प्रकार से ये जो नंदा मंदिर है, इसकी कहानी हम दोबारा से फिर सुनेंगे आगे जाके। तो इस प्रकार से ये गढ़वाल को जो है इसने पराजित किया और मां नंदा की प्रतिमा को ये उठा कर लाया। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, हुआ क्या है ना, हुआ ये है कि ये जो बाज बहादुर चंद, तो पहले हम उत्तराखंड का एक चित्र बना लेते हैं इस प्रकार से। अच्छा हाँ, एक बात और कि मुझे याद आ रहा है कि शायद हमने जो शीर्षक लिखा हुआ है वो रुद्रचंद लिख दिया है। हो जाता कभी प्रेशर में कैमरे के आगे, भूल जाता हूँ अक्सर। तो वो बाज बहादुर चंद है। खैर, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा एडिटिंग में उसको बाज बहादुर चंद भी लिख देंगे शुरुआत में, लेकिन अंडरस्टूड मानिएगा। चलिए,
तो अब उसमें क्या हुआ है कि ये जो ये हो गया हमारा गढ़वाल और ये हो गया हमारा कुमाऊं, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो इलाका है हमारा, ये तिब्बत वाला इलाका है ना, तिब्बत वाला इलाका है। तो जब ये तिब्बत वाला इलाका है तो यहाँ पर भोटिया जनजाति जो है हमारी, एक इंपॉर्टेंट जनजाति है उत्तराखंड की, तो वो तिब्बत के साथ व्यापार करती है। तो इस व्यापार को ना तिब्बत भूटांतिक व्यापार कहा जाता है। तो तिब्बत भूटांतिक व्यापार कहा जाता है। तो लेकिन मध्यकाल में क्या होता था, सुरक्षा के उतने अच्छे प्रबंधन नहीं होते थे, इसलिए लुटेरों का अक्सर डर बना रहता था। तो यहाँ पर ना हूण जो है, हूण, इन्हें आप लामा भी कह सकते हैं। तो जो हूण है वो लोग इन व्यापारियों को लूट लेते थे। तो इससे ये व्यापार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और जब ये व्यापार मुश्किल हो गया था तो ये लुटे हुए व्यापारी या जिनको नुकसान होने की संभावना थी, वो समय समय पर इस दुखद समस्या के समाचार जो है ये हमारे बाज बहादुर चंद को सुनाते रहते थे। इसके अलावा एक खास बात और कि ये जो हमारा ये हिमालयी मार्ग है, तो यहीं से कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर सरोवर यात्रा का भी हाल था। मतलब कि जो हूण लोग हैं तो ये कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो धार्मिक यात्री हैं तो उनको भी लूटा करते थे। और ये लोग भी अपनी फरियाद लेके, अपनी प्रार्थना लेकर समय समय पर रुद्रचंद के, बाज बहादुर चंद के पास आ रहे हैं। तो ये बाज बहादुर चंद जो है तिब्बत भूटांतिक मार्ग के महत्व से भी परिचित था। और इसके अलावा ये धार्मिक प्रवृत्ति का शासक भी था। धर्म को इसने हमेशा ही प्रश्रय दिया था, तो इसलिए भी इसने इस ओर जो है गंभीरता से ध्यान दिया। और जब ये कुछ अपने व्यस्त कार्यक्रमों से मुक्त हो गया तो इसने इस बाज बहादुर चंद ने यहाँ आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद इसने हूणों को पराजित किया, हूणों को पराजित कर दिया और हूणों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसने हूणों पर और ये जो भूटांतिक व्यापारी हैं तो इस पर इसने सिरती नामक एक नमक कर भी लगाया। नमक कर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नमक कर किसने लगाया, तो वो हमारे महान शासक बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने तिब्बत भूटांतिक व्यापार को सुरक्षित किया और साथ में कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी सुरक्षित किया। इसके अलावा इसने धर्म में अपनी श्रद्धा जताते हुए 5 गांव है ना, 5 गांव का जो राजस्व है, 5 गांव का जो राजस्व है, तो इस राजस्व को इन यात्रियों के लिए रहने खाने पीने की सुरक्षा या मतलब की सुविधा देने के लिए इसने अर्पित कर दिए। और इस प्रकार से इसने ये महत्वपूर्ण कार्य किया। धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा जताते समय इसको जो है काफी समय लग गया। तो अब क्या हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बाज बहादुर चंद है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जिस वक्त ना ये हूणों के विरुद्ध जब अभियान कर रहा था तो उस टाइम पर पवारों ने इस बात का फायदा उठाया। और इन पवारों ने उन तमाम इलाकों को अपने समस्त खोए हुए क्षेत्रों को जीत लिया, क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इस बाज बहादुर चंद ने क्या किया, इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके पुनः पवारों को पराजित किया। पवारों को इसने पराजित किया। ठीक है, अब अगला अभियान जो हुआ वो अभियान हुआ चंपावत में। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बात को समझिए। तो हुआ ये था कि ये जो काली कुमाऊं है, तो काली कुमाऊं में अलग अलग रंगों का यूज कर लेते हैं। तो काली कुमाऊं में चितौना का जो राजा था, का राजा, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो
ये बाज बहादुर चंद गढ़वाल अभियान के पश्चात चितौना आया और चितौना के किले पर अधिकार करके इस राजा को एक पेड़ में टांग कर मृत्यु दंड दिया और इस प्रकार से चितौना पर इसने किले पर अधिकार कर लिया। अच्छा हाँ, किले पर अधिकार के संबंध में एक बात और याद आई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसने हूणों पर आक्रमण किया तो हूणों के टाकल खाल के किले पर भी इसने अधिकार कर लिया था, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इसने गढ़वाल के विद्रोह को भी दबा दिया और इसने जो है चितौना, जो कि चंपावत में एक छोटा इलाका था, उस पर भी विद्रोह को इसने दबाकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसके पश्चात बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी के विरुद्ध अभियान किया। तो देखिए हुआ क्या है, चलिए एक नया चित्र बना लेते हैं। कत्यूरी के विरुद्ध अभियान किया तो ये जो बाज बहादुर चंद है, ये उत्तराखंड का एक मानचित्र बना लेते हैं पहले इस प्रकार से। तो बाज बहादुर तो इसने ना कत्यूरियों के विरुद्ध अभियान किया और तो उनके ना मानिलागढ़ नामक किले पर मानिलागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो हुआ ये था कि ये है कुमाऊं गढ़वाल की सीमा, तो कत्यूरी जान बचा के भागे और वो गढ़वाल की सीमा में प्रवेश कर गए। तो अब जब अपने जीवन के लिए उनको भी जगह चाहिए, तो उन लोगों ने यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को भगाना शुरू कर दिया और इस इलाके पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ पर एक स्थानीय अधिकारी है जिसका नाम है भूप सिंह रावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे, भूप सिंह रावत। तो ये जो भूप सिंह रावत है, तो इन्होंने भगतू और पथुआ एवं पथुआ, इनके दो बेटे हैं, इनके साथ मिलकर इन कत्यूरियों का विरोध करना यानी उनसे लड़ाई रखना जारी रखा। लेकिन कुछ समय बाद ये तीनों पिता पुत्र मारे गए कत्यूरियों के हाथों और उसके पश्चात भूप सिंह रावत की बेटी और भगतू और पथुआ की छोटी मतलब की एक बहन है जिसका नाम है तीलू रौतेली। तो तीलू रौतेली ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कत्यूरियों का सामना किया और कई युद्धों में तीलू रौतेली ने कत्यूरियों को पराजित कर दिया और इसलिए जो तीलू रौतेली को गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई से भी संज्ञा से भी सुशोभित किया जाता है। तो एक बार तीलू रौतेली जो है थक गई थी, तो उसने नयार नदी में स्नान किया और उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी और नींद आ गई। तो उसी टाइम पे कत्यूरी था जिसका नाम था रामू रजवार। तो रामू रजवार ने तीलू रौतेली की हत्या कर दी और एक जघन्य अपराध किया जिसे गढ़वाल में महाकलंक भी कहा जाता है। तो एक महान वीरांगना हमारी देवभूमि में पैदा हुई जिनका नाम है तीलू रौतेली। अभी तो हम इतिहास का पक्ष पढ़ रहे हैं, तो तीलू रौतेली के बारे में संक्षेप में बात करेंगे, लेकिन व्यक्तित्व वाले टॉपिक में हम इनको जो है विस्तार पूर्वक इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है कत्यूरी के विरुद्ध भी इस बाज बहादुर चंद के विरुद्ध के द्वारा एक सफल अभियान किया गया। अब हम बाज बहादुर चंद के जीवन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये जो बाज बहादुर चंद है, तो कई रोचक घटनाएं अभी भी शेष हैं। तो हुआ ये है कि ये जो बाज बहादुर चंद है, तो इसका ये एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला शासक था और न इसके काल में महल में रोजाना कई कर्मकांड और धार्मिक पूजा पाठ होते रहते थे। इसके अलावा इसने कई महत्वपूर्ण मंदिरों का भी निर्माण कराया। तो जैसे याद रखिएगा, सारे का सारा इंपॉर्टेंट मंदिर है हमारे लिए, जैसे पिनाथ का मंदिर, इसी प्रकार से
भीमताल में एक मंदिर है जिसका नाम है भीमेश्वर मंदिर। भीमेश्वर मंदिर। भीमेश्वर मंदिर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिनाथ मंदिर है, भीमेश्वर मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है। ये बद्रीनाथ 4 धाम वाला नहीं है, बद्रीनाथ मंदिर। इसके अलावा महारुद्र मंदिर, महारुद्र मंदिर 4। एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल। और बीडी पांडे एक और लिखते हैं जिसका नाम है कटारमल मंदिर। कटारमल मंदिर, हालांकि हमने कहा था कि कत्यूरी राजा ने इसको बनाया था, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने इसको क्या किया है, एक भव्य रूप दिया हो। खैर, तो कुल मिला के और भी इसके मंदिर हैं, लेकिन जब हम जनपद सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वो आ जाएंगे। ठीक है, तो तमाम मंदिरों का निर्माण इसके द्वारा हुआ। अच्छा, निरंतर युद्धों के कारण जो है इस बाज बहादुर चंद का जो कोष जो है काफ़ी हद तक खाली हो गया था, इसलिए इसने मांगा कर लगाया था। मांगा कर लगाया था। मांगा कर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ये एक अचानक से लिया जाने वाला कर है, यानी ये प्रॉपर कर नहीं है। अगर कोई युद्ध हो जाए, महामारी हो जाए, आपदा आ जाए, या कोई किसी और कारण से खर्चा हो जाए राजा का, तो अचानक से आकस्मिक जो टैक्स होता था तो उसी को मांगा कर कहते थे। तो ये मांगा कर जो है बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया। ठीक है, चलिए अब अगली घटना के बारे में बात करते हैं। अगली घटना रोचक 2 घटनाएं हैं और इसको हमें आराम से सुनना चाहिए ताकि याद हो जाए। तो देखिए, हुआ क्या था कि एक बार क्या हुआ ना कि जब ये अपने युद्धों में व्यस्त था तो उस टाइम पर इसे सूचना मिली कि इसका एक बेटा है जिसका नाम है उद्योत चंद। ठीक है, तो ये जो उद्योत चंद है, उद्योत चंद, तो क्या किया गया ना, तो उद्योत चंद, तो चाटुकारों ने इसको भड़काना शुरू किया राजा के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, गद्दी के लिए। तो जब ये खबर उद्योत चंद मतलब बाज बहादुर चंद को मिली तो इसे दूर भेज दिया गया और इसे गंगोली का सूबेदार बना दिया गया। गंगोली का सूबेदार बना दिया गया ताकि ये दूर रहकर उत्तरी इलाकों की सुरक्षा कर सके। तो एक बार क्या हुआ ना कि इस उद्योत चंद ने एक चिट्ठी भेजी अपने पिता बाज बहादुर चंद को, और उस चिट्ठी में या एक पुस्तक भेजी और उस पुस्तक में अपना एक जो है बाल भेज दिया। तो जब बाल भेज दिया तो उस बाल को देखकर बाज बहादुर चंद ने ज्योतिषों से पूछा कि ये बाल का क्या मतलब है। जो ज्योतिषों ने कहा कि राजकुमार ये कहना चाहता है कि वो खुद बूढ़ा होने लगा है, तो अब वो राजा कब बनेगा। तो बदले में बाज बहादुर चंद ने एक काला बाल एक किताब के अंदर रख के भेज दिया, जिसका अर्थ था कि अभी भी मैं जवान हूँ और अभी तुम्हें समय है अपना उत्तराधिकारी यानी कि अपना जो राजा है बनने के लिए। तो एक तो महत्वपूर्ण घटना ये हुई, यानी उद्योत चंद की बगावत हुई। उद्योत चंद की बगावत हुई, लेकिन ये बगावत ना कह के इसको आप आंशिक विरोध कह सकते हैं आप इस बात को, और जो कि बहुत ज़्यादा आप उसको नाजायज़ भी नहीं कह सकते, जायज़ कह सकते हैं। कुल मिला के एक घटना ये हुई। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या हुआ ना कि जीवन के अंतिम वर्षों में जो ये जो बाज बहादुर चंद है, इसका मानसिक संतुलन अस्थिर हो गया या बिगड़ गया। तो ये मानसिक रूप से असंतुलित हो गया। असंतुलित हो गया। अब कैसे मानसिक रूप से असंतुलित हो गया, ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ ये कि इसके टाइम पर एक डालाकोटी ब्राह्मण इसके पास आया। डालाकोटी ब्राह्मण इसके पास आया। तो ये जो डालाकोटी ब्राह्मण आया तो इसने राजा बाज बहादुर चंद से कहा कि मेरे पास दिव्य ज्योतिष शक्ति है और इस शक्ति के माध्यम से मैं ये बता सकता हूँ कि कौन व्यक्ति बुरी सोच वाला है आपके प्रति और कौन अच्छा सोच वाला है, कौन अपराधी है कौन निर्दोष है, ये मैं बता सकता हूँ।
तो उस टाइम पर ऐसी कोई न्याय की कोई बहुत बड़ी व्यवस्था या एडवांस टेक्नोलॉजी तो आज की तरह थी नहीं, इसी प्रकार के कुछ टोटके किए जाते थे। तो बाज बहादुर चंद उसकी बातों में आ गया क्योंकि वो ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो परिणाम ये हो गया कि ये जो डालाकोती ब्राह्मण है तो ये चावल की दो जो है हाथ में ढेरियाँ बनाता था और व्यक्ति से छूने के लिए कहता था। और जब व्यक्ति उस आटे को या चावल को छूता था तो चावल को देख के ये बताता था कि ये इसने बुरी बोरी छुई है या बुरा वो चावल छुआ है तो इसका मतलब गलत है, और इसने अच्छा चावल छुआ है तो ये इसका मतलब निर्दोष है। तो इसका परिणाम ये हो गया कि राजा ने उसको जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान दे दिया और उसके आधार पर लोगों की परख करने लगा। और इस कारण से इस डालाकोटी ब्राह्मण के कहने पर उसने सैकड़ों लोगों को मारने का आदेश दे दिया। और डालाकोटी ब्राह्मण के जितने भी दुश्मन थे उसने ऐसा कह के राजा से मरवा दिया। और अब लोगों में राजा के प्रति बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया। तो जब बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया तो लोगों में ना एक कहावत प्रचलित हो गई, और कहावत थी वर्ष भया 80 बुद्धि गई 90। ठीक है ना। तो वर्ष भया 80 बुद्धि गई 90, ये जो है कहावत हो गई। इसका मतलब है कि 80 साल की उम्र में जो बुद्धि राजा की चली गई। तो हुआ ये कि जब लोगों में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया, तो राजा का एक बहुत मुलगा, बहुत प्रिय जो है सेवक था, और उस सेवक का नाम था सुंदर भंडारी, और उस सेवक का नाम था सुंदर भंडारी। तो ये राजा के पास गया, और जब ये राजा के पास गया तो इसने राजा से कहा कि राजा, आप जो ये काम कर रहे हो ये उचित नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है। तो राजा ने कहा नहीं, ये बिल्कुल अच्छा काम है, इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो सुंदर सिंह ने कहा कि ठीक है, अगर मैं आपको गलत साबित कर दूं तो राजा ने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो 2 चावल की ढेरियाँ लगाई गई, और 2 चावल की ढेरियों में सुंदर सिंह ने कहा कि राजा जी, आपको पता है ना कि मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। राजा ने कहा बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, आप मेरे शुभचिंतक हो। तो क्या किया कि उस सुंदर सिंह ने एक आटे की मतलब जो चावल की ढेरी को छुआ। जब चावल की ढेरी को छुआ तो फिर उसी डालाकोटी ब्राह्मण से कहा कि बताओ ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो डालाकोटी ब्राह्मण ने कह दिया कि नहीं, ये व्यक्ति खराब है। राजा समझ गया कि डालाकोटी ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, और राजा को इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और उसने लोगों से को जो है क्षतिपूर्ति देकर अपने पाप धोने की कोशिश की। लेकिन लोग डरे हुए थे कि अब इसको कौन सा दिमाग में फितूर ना चढ़ जाए, इसलिए लोग इसके पास नहीं आते थे। और एक कहानी और प्रसिद्ध हो गई, कथा या किस्सा जो कहें तो वो कुछ इस प्रकार से था। जैक को बाप रिखोला खायो उखाला खोरा देखे डरा। इसका मतलब कि जिसके पिता को बाप जिसके पिता को शेर के द्वारा खाया गया हो काले भालू के द्वारा खाया गया हो, तो वो तो जले हुए पेड़ की ठूठ को ही भालू समझ कर डरने लग जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो लोग राजा के पास आने में डरते थे। तो जब राजा की मृत्यु हुई तो तब राजा को देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब राजा से डरते थे कि कब इसका पागलपन फिर से न जाग जाए। और अंतिम दिनों में राजा के जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण बीते, और 1678 में बाज बहादुर चंद अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये है एक विस्तार से वृत्तांत बाज बहादुर चंद का। और मुझे लगता है कि हमारी वीडियो अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और हमारा टॉपिक भी बीच में नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए हमने इसको एक ही वीडियो में कवर किया। तो अपना बहुमूल्य सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।